नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है लोक भारती हिंदी। आज जो पांचवा दिन है यानी 5 जुलाई 2021, इस दिन सेतु अभ्यास में क्षेत्र दिए हैं भाषा अभ्यास, कौशल योग्यता दी है लिंग पहचान, उपयोग लिखने में सक्षम होने के हेतु और संबोध है लिंग। यहाँ पर व्याकरण का एक घटक लिया हुआ है और इस घटक के द्वारा यहाँ पर जानकारी हमें प्राप्त करनी है। इसके लिए जो अपेक्षित कौशल हैं वो अपेक्षित कौशल यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि भाषा व्याकरण के विभिन्न घटकों की पहचान करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। भाषा व्याकरण के जो विभिन्न घटक हैं, इन घटकों की जान पहचान वो करवा लेते हैं छात्र और उनका अपने दैनंदिन व्यवहार में इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा साथ ही लिखित रूप से संग्रह करते हैं। इस भाषा व्याकरण के बारे में जो घटक है, इन घटकों के बारे में लिखित रूप में जानकारी इकट्ठा करते हैं। पाठ्यपुस्तक और व्याकरण के घटकों का आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर उसका उपयोग करते हैं। हमारी पाठ्यपुस्तक 8वीं कक्षा की और व्याकरण के घटक, इनका जो जरूरी ज्ञान है वह ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए आगे दिया है, आओ पता करें। इसमें निम्नलिखित वाक्य बोर्ड पर लिखें और विद्यार्थियों से पढ़वाएं। अब देखिए यहाँ पर छात्रों, ये वाक्य आपके सामने प्रस्तुत है, इसे आप अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे कि पहला वाक्य दिया है, देखिए, पिताजी आज बाहर गए हैं। तो यह वाक्य आप अपनी कॉपी में लिखिए। दूसरा वाक्य है, माँ कपड़े धो रही है। अगर लिखते समय कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए वो वाक्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इन वाक्यों को देखकर अपनी कॉपी में लिखिए। तीसरा वाक्य है, विजय कक्षा 10वीं में पढ़ता है। और चौथा वाक्य है, मालती खाना पकाती है। अब इन 4 वाक्यों में देखिए जो लाल रंग से लिखे हुए शब्द हैं, जैसे पिता, माँ, विजय और मालती, ये शब्द लाल अक्षर में लिखे हुए हैं। अब इन शब्दों से क्या प्रकट होता है, देखिए, शब्दों में जो शब्द होते हैं, इन शब्दों में पुरुष जाति का और स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। अब देखिए इन उपर्युक्त 4 वाक्यों में पिता, माँ, विजय, मालती, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों से पुरुष जाति, वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, इसका जो बोध होता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे व्याकरण की भाषा में लिंग ऐसा कहते हैं। अब ये जो लिंग है, इस लिंग की परिभाषा यहाँ पर दी है। जैसे जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी परिभाषा देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से, जो संज्ञा शब्द हैं, इन शब्दों से अगर वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, इसका जो बोध होता है, जो ज्ञान मिलता है, उसे हिंदी व्याकरण की भाषा में लिंग ऐसा कहते हैं। अब इस लिंग के 2 प्रकार हैं। वैसे मराठी में 3 प्रकार हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। अक्सर छात्र गलती यहाँ पर करते हैं। जो नपुंसक लिंग है वह हिंदी में भी उसका प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। तो हिंदी भाषा में सिर्फ लिंग के 2 ही प्रकार हैं। उसमें से पहला प्रकार देखिए, पुल्लिंग। अब इस पुल्लिंग के बारे में जानकारी यहाँ पर दी है, परिभाषा दी है। जैसे छात्रों को अध्यापक परिभाषा बताते हैं और छात्रों को चित्र के अनुसार उनके लिंग भेद बताते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ परिभाषा जरूरी नहीं है, बल्कि उसके उदाहरण भी देने हैं, और वो भी कैसे, चित्र के अनुसार। तो चित्रों को देखने के बाद यह बात जो है
वह छात्रों की समझ में जल्दी आ जाती हैं। तो बच्चों, सबसे पहले पुल्लिंग की परिभाषा क्या दी है देखिए। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। तो जो संज्ञा शब्द हैं, ऐसे संज्ञा शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं या जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है, ज्ञान होता है, ऐसे शब्दों को पुल्लिंग ऐसा कहा जाता है। ये है इसकी परिभाषा। इस परिभाषा को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब इसके उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ पर चित्र भी दिए हैं और उनके शब्द भी नीचे दिए हुए हैं। जैसे राजा, राजा यह शब्द पुल्लिंग शब्द है क्योंकि इससे पुरुष जाति का उल्लेख होता है, इसलिए। दूसरा शब्द है बालक, तो यह बालक भी पुरुष जाति का बोध कराता है। और तीसरा है बंदर, बंदर यह शब्द भी पुरुष जाति का बोध कराता है। इसलिए जैसे कि परिभाषा में देखिए, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। तो उसी तरह से राजा, बालक और बंदर, ये तीनों शब्द क्या करते हैं? पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द हैं। बात समझ में आई? अगला प्रकार देखिए, जिसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। दूसरा प्रकार स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। अब देखिए, जो शब्द, संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग ऐसा कहा जाता है। जैसे यहाँ पर गाय का चित्र दिया है। यह गाय स्त्रीलिंग जाति को स्पष्ट करती है, इसलिए वह स्त्रीलिंग है। कोयल यह शब्द जो स्त्रीलिंग का बोध कराता है, स्त्री जाति का बोध कराता है, इसलिए कोयल यह स्त्रीलिंग है। और अंतिम चित्र दिया है, बड़ी सुंदर बिल्ली यहाँ पर बैठी हुई है। तो यह जो बिल्ली है यह स्त्री जाति का बोध कराती है, इसलिए बिल्ली यह संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग जाति का है। तो इस तरह से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये दो प्रकार के लिंग हमारी हिंदी भाषा में होते हैं। अब इस बात को सक्षम बनाने के लिए देखिए, छात्रों को निम्नलिखित पद्यांश पढ़ने के लिए कहो। पिछले साल में कविता थी, बड़ी सुंदर कविता थी, गीत था बंदर का धंधा। आपने इसे देखा है, पढ़ा है, इसका अध्ययन हमने किया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए, मैंने क्या किया है, इस चित्र के नीचे पीडीएफ में एक लिंक यहाँ पर डाल दी है। यह लिंक, इस लिंक पर क्लिक कीजिए तो यह जो बंदर का धंधा कविता है, यह पूरी कविता, उसका स्पष्टीकरण आपके सामने आ जाएगा। तो पहले हमें अगली कृति देखने से पहले ये जो वीडियो है इसका वीडियो ज़रूर देख लीजिए और बाद में जो बाकी बची हुई कृतियां हैं इसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि इस कविता को हमें पहले समझ लेना है और बाद में आगे बढ़ना है। भले ही वह पिछले साल की है, लेकिन इसे पढ़ना है, इसका अध्ययन करना है। तो यहाँ पर ये जो लिंक दी है, इस लिंक पर क्लिक कीजिए। यह कविता, इस कविता का भावार्थ आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके यह भावार्थ दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। और बाद में जब आपको मेरी पीडीएफ प्राप्त होगी तो उसमें भी यह लिंक डाल दी है, उस पर क्लिक कीजिए और इस कविता का भावार्थ आप खुद देख सकते हैं। तो हम देखते हैं, यह बंदर का धंधा गीत बड़ा ही सुंदर है, रोचक है, इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी क्लिक करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका मैं स्वागत करता हूँ इस आभासी कक्षा वर्ग में। मैं विनायक बगाड़े, जो कि हिंदी विषय का अध्यापक हूँ। मेरी पाठशाला का नाम है हिलरेंज माध्यमिक विद्यालय भिलार, तहसील महाबलेश्वर। तो आज इस आभासी कक्षा में 7वीं कक्षा का जो पाठ है, इस 7वीं कक्षा के पाठ के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे इस
लोक भारती हिंदी इस चैनल पर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। 7वीं कक्षा की किताब में जो 5वां पाठ है जिसका नाम है बंदर का धंधा, यह पाठ, इस पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इस बंदर का धंधा, यह जो पाठ है एक कविता है और इस कविता के कवि नरेंद्र गोयल जी हैं। इन्होंने यह कविता लिखी है। इस कविता के बारे में बस पढ़ना है और गाना है, बस यही दो उद्देश्य लेकर यह कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई है। इसके अलावा भी इस पाठ के कई उद्देश्य हैं। इस पाठ को पढ़ाने से पहले इन उद्देश्यों को हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं बंदर का धंधा। इस कविता के कवि जो हैं नरेंद्र गोयल जी, इनका परिचय संक्षेप में। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 में, जो कि पिलखुआ, ये जो स्थान है, यह स्थान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनकी मौलिक रचनाओं के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। इन्होंने गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, ची ची चिड़ियाँ आदि। तो देखा जाए तो खासकर छोटे बच्चों के लिए जो साहित्य है, ये साहित्य विधा, इन्होंने अनेक प्रकार की विधाएं चुनी हुई है और इसके द्वारा छोटे बच्चों का मनोरंजन करने हेतु, इसके साथ साथ मनोरंजन के साथ इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हो, ऐसा उद्देश्य सामने रखकर इनकी ये रचनाएं हमारे सामने प्रस्तुत हैं। नरेंद्र गोयल जी का परिचय, संक्षेप में परिचय इस प्रकार है। नरेंद्र गोयल जी बाल विज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। यानी छोटे बच्चों का मनोविज्ञान क्या है, इसके काफ़ी अच्छे जानकार ये नरेंद्र गोयल जी हैं और छोटे बच्चों की रुचि को ध्यान में लेकर ही इन्होंने अपने साहित्य में अनेक प्रकार की कविताएं लिखी हुई है जो छोटे बच्चों के लिए हैं। कई प्रकार की कहानियां लिखी है कि जिसके द्वारा छोटे बच्चों का मनोरंजन हो और मनोरंजन से कोई ज्ञान इनके पल्ले पड़ जाए। इसके अलावा इन्होंने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत में दी है जो कि एक अनूठा स्थान है हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य जगत में। यह जो प्रस्तुत कविता है जिसका नाम है बंदर का धंधा, इस कविता में कवि ने अनेक प्रकार की वनौषधियों द्वारा होने वाले जो पारंपरिक उपचार हुआ करते थे, इसके बारे में जानकारी, और वो भी बड़े हास्य के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने जानकारी रखी हुई है। जैसे कि पुराने ज़माने में देखिए जब अस्पताल वगैरह नहीं थे या वैद्य हुआ करते थे, ये जड़ी बूटियों का प्रयोग करते थे और उस मरीज को आराम प्राप्त होता था या उस रोग से उसका छुटकारा हो जाता था। तो ऐसी कई वनौषधियाँ जो कि घरेलू तौर पर उनका प्रयोग किया जाता है और काफ़ी प्रभावी ढंग से उसका प्रयोग किया जाता है। तो यह जानकारी छोटे बच्चों को देना है, तो छोटे बच्चों को देनी है, तो ये देते समय उनकी जो मानसिकता है इसको ध्यान में रखते हुए उनको किस तरह के पात्र अच्छे लगते हैं, उनके द्वारा ये जानकारी उन्होंने इस कविता में दी है जिसका नाम है बंदर का धंधा। इस कविता को हम देखने वाले हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ, वनौषधियों के बारे में जानकारी कवि ने दी है। इस कविता को पढ़ाने से पहले अध्यापकों से विनती है कि इस कविता के नीचे जो एक चौखट दी है जो कि यहाँ पर स्पष्ट हुई है, इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि कविता कैसे सादर करनी है, इस कविता में क्या देखना है, कैसे पढ़ानी है, कौन सी बातों की तरफ ध्यान देना है, ये बातें यहाँ पर दी गई हैं। जैसे कि बंदर का धंधा, यह जो कविता है, इस कविता के बारे में विद्यार्थियों से कविता का साभिनय पाठ कराएं। जो कविता है, इस कविता का साभिनय पाठ अपने कक्षा में लेना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को इसका अभिनय के साथ पठन करवाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कविता के प्रसंगों का नाट्यकरण कराएं। इस कविता में कई प्रसंग दिए हैं, इन प्रसंगों का नाट्यकरण अपनी कक्षा में जरूर करवा लेना चाहिए, छात्रों को प्रेरणा देनी चाहिए।
और यह कविता पढ़ाने के बाद उसका अभिनय के साथ उसका पाठ करवाएं। इसके अलावा कविता में जो प्रसंग दिए हैं, इन प्रसंगों को हम देखने वाले हैं, तो इन प्रसंगों का नाट्यकरण छात्रों के द्वारा ही करवा लें। इसके अलावा इस पाठ में, इस कविता में जो शब्द युग्म शब्द आए हैं, इनकी सूची बनवाने के लिए कहना है, ताकि शब्द युग्म किसे कहा जाता है, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये सारी बातें जानकारी छात्र प्राप्त कर सकें। जड़ी बूटी से होने वाले लाभ पर चर्चा करें। जो विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, इनसे कौन कौन से लाभ होते हैं, कौन कौन से फायदे होते हैं, इसके बारे में बच्चों को अवगत कराएं। इसके अलावा सिर्फ यही कविता नहीं, बल्कि हास्य संबंधी जो भी कविताएं हैं, ये अलग अलग प्रकार की पाठ्य पुस्तक के बाहर की कविताएं इन बच्चों के सामने हमें प्रस्तुत करनी चाहिए। और इसके अलावा देखिए, रेखांकित किए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से प्राप्त करने के लिए कहे। इस कविता में कई शब्दों को रेखांकित किया गया है। ऐसे शब्दों के अर्थ आप तो बता सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शब्दकोश, अपने पास एक डिक्शनरी होनी चाहिए, शब्दकोश होना चाहिए। ऐसा शब्दकोश जो कि हिंदी शब्द है, तो उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, यह स्पष्ट करने वाला शब्दकोश हमारे पास होना चाहिए, ताकि बच्चों को भी मालूम हो कि कौन सा, अगर कोई शब्द कठिन आ गया तो इसके अर्थ को कैसे हम ढूंढ सकते हैं। और यह ढूंढते समय कई शब्द छात्र पढ़ते हैं, जो बहुत ज़रूरी है, और इस तरह से हम उनका जो शब्द भंडार जो है वह बढ़ा सकते हैं, हिंदी के प्रति रुचि उनके मन में पैदा कर सकते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए यह कविता आपको बच्चों को पढ़ानी है, यह बात ध्यान में ज़रूर रखें। कई बार क्या होता है, अध्यापक गलती से कहिए या समय की कमी के कारण इन सूचनाओं को पढ़ा नहीं जाता और उस पर अमल नहीं किया जाता, और बाद में ये कविता पढ़ने के बाद समझ में आता है कि अरे भाई इस कविता के बारे में क्या करना है। वैसे देखा जाए तो इस कविता में देखिए स्वाध्याय नहीं है, फिर भी हम इस पर अलग अलग प्रकार की कृतियाँ तैयार कर सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। अब ये जो कविता है, इस कविता को हम देखते हैं। सबसे पहली पंक्ति देखिए, हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। अब देखिए, इस कविता में एक बंदर है और इस बंदर के हाथ एक दिन टूटा फूटा आला मिल जाता है। अब आला शब्द देखिए, आला शब्द को रेखांकित किया गया है, इसका मतलब इस शब्द को शब्दकोश में ढूंढना है, और शब्दकोश में ढूंढने के बाद इसका अर्थ ढूंढ निकालना है। तो आला, यह जो शब्द है, इसका अर्थ देखिए यहाँ पर दिया है, आला यानी मरीजों की हृदय की धड़कन आदि मापने वाला यंत्र, जिसे अंग्रेजी में स्टेथोस्कोप ऐसा कहा जाता है। अब ये स्टेथोस्कोप कैसा होता है, यहाँ पर इसका चित्र भी दिया है। देखिए, जो डॉक्टरों के पास होता है, मरीज जब अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो तब डॉक्टर साहब उसकी जांच करते हैं, और जांच पड़ताल करते समय इस आला की उनको ज़रूरत पड़ती है। इसे कान में लगाया जाता है और बाद में छाती पर इसे लगाकर हृदय की धड़कन जो है, वह धड़कन कितनी तेज चल रही है, धीमी चल रही है, इसके बारे में जानकारी डॉक्टर को मिल जाती है। तो यह आला खासकर डॉक्टरों के गले में रहता है और ये हमेशा उनके साथ रहता है, और ये काफ़ी बड़ा अच्छा लाभदायी उपकरण है, जिसके कारण मरीज की जांच की पड़ताल की जाती है। तो एक दिन क्या हुआ, एक बंदर के हाथ एक टूटा फूटा यानी टूट गया था, खराब हो गया था, ऐसा आला उसको मिल गया। और यह जो बंदर जो होते हैं वह नकलची होते हैं। नकलची नकल करने वाले होते हैं, इंसानों की नकल। आपने इनकी कई प्रकार की कहानियां सुनी होगी कि किस तरह से ये बंदर इंसानों की नकल करता है और बाद में किस परेशानी में, किस मुसीबत में पड़ जाता है, कैसे उसको नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी अनेक प्रकार की कहानियां आपने पंचतंत्र में सुनी होगी, देखी होगी। तो उसी तरह से एक दिन एक बंदर के हाथ यह टूटा फूटा आला
पड़ गया। और तब उसने क्या किया, जैसे डॉक्टर साहब अपना अस्पताल खोलते हैं वैसे इस बंदर ने भी एक पेड़ के नीचे कुर्सी, मेज यानी टेबल वो रख दिया और वहां पर उसने अपना जो अस्पताल है वह अस्पताल शुरू कर दिया। आगे देखिए होता है क्या। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते, पीपल की जड़ थाम। अब देखिए अब अस्पताल तो खोल दिया है तो अस्पताल में मरीज तो आने चाहिए। तो यहां पर सबसे पहला मरीज कौन, तो एक भालू आ गया। और ये भालू आकर काफी परेशान था क्योंकि उसको खांसी और जुकाम हो गया था। तो अपनी बीमारी उसने डॉक्टर साहब यानी बंदर को बोल दी कि डॉक्टर साहब मुझको खांसी है और जुकाम भी है, क्या करूं। अब देखिए यहाँ पर इसमें खांसी इस शब्द को रेखांकित किया गया है। अब खांसी का मतलब क्या है, शब्दकोश में देखना है। शब्दकोश में दिया है खांसने की क्रिया, एक ऐसा रोग जिसमें मनुष्य बार बार खांसता है, खांसी आती है, गले में खराश होती है, वह व्यक्ति ठीक तरह से बोल नहीं सकता। और सर्दी, जो कि नाक से पानी बहने लगता है, सर्दी और खांसी दोनों इस भालू को हो गए थे। और इस तरह से वह परेशान हुआ और डॉक्टर साहब, हमारे बंदर डॉक्टर जो है उनके पास आ गया अस्पताल में और कहने लगा कि मुझको खांसी और जुकाम हुआ है, अब मैं क्या करूं, इससे मुझे राहत चाहिए, इसलिए कोई उपाय बता दो। और तब ये बंदर जो डॉक्टर बना हुआ था वह कहता है एक काम करो, तुलसी के पत्ते, तुलसी का पौधा तो हर घर में पाया जाता है, हर घर के आंगन में दरवाजे के सामने उसे लगाया जाता है। सुबह के समय जो औरतें होती है वह नहा धोकर स्वच्छ होकर इस तुलसी के पौधे को पानी देती हैं, उसको नमस्कार करती है, उसकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में या कई धर्मों में इस तुलसी के पौधे के कई गुण होने के कारण इसे पवित्र माना गया है। और इसीलिए यह बंदर कहता है कि एक काम करो, ये जो तुम्हें खांसी और जुकाम हुआ है ना, तो उस पर एक सबसे बड़ी तेज दवाई है और वह कौन सी है, तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़, पीपल का पेड़ होता है उसकी जड़, इसको थाम लो। उसका क्या करना है, उसका नुस्खा वो बाद में बता देता है। तो सबसे पहले तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ इसे प्राप्त करो। इसे प्राप्त करने के बाद क्या करना है, यह बंदर भी अजीब तरह का डॉक्टर है, वह बता देता है पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। और तब यह बंदर डॉक्टर कहते हैं कि पानी में इनको उबालना है, किसे, तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़, इसे क्या करो, इकट्ठा करो और पानी में उबालो। और उबालने के बाद उससे जो काढ़ा तैयार हो जाएगा वह काढ़ा सुबह और शाम 2 समय पर लेना। इससे क्या होगा, खांसी जब छूमंतर होवे, फीस तभी तुम देना। अब यहां पर एक शब्द आया है छूमंतर होना, तो यह एक मुहावरा है। छूमंतर होना इसका मतलब गायब हो जाना। और तब ये डॉक्टर बंदर कहते हैं कि पानी में ये तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ डालो, इनको अच्छी तरह से उबालो और उबालने के बाद जो काढ़ा तैयार हो जाता है उस काढ़े को सुबह और शाम 2 समय पर ले लेना। तुम्हारी खांसी जुकाम जो भी है सब छूमंतर हो जाएगा और इसकी फीस भी तुम्हें अभी नहीं देनी है, विश्वास होना चाहिए ना। इसलिए काम करो, यह मैंने जो उपाय दिया है इस उपाय पर अमल करो और जब तुम्हारी ये खांसी छूमंतर हो जाएगी तब इसके पैसे तुम दे देना। छूमंतर होना इसका मतलब गायब हो जाना, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो फलक है इस फलक पर देखिए छूमंतर हो गए यानी गायब हो गए। और इस तरह से जब बंदर कहता है कि जब तुम्हें आराम मिले, तुम्हारी खांसी जुकाम जब पूरी तरह से अच्छे तुम तंदुरुस्त हो जाओगे तभी तुम फीस दे देना, अभी फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो हो गया पहला मरीज जो कि भालू आया था। अब दूसरी मरीज आ गई जिसका जो उल्लेख यहाँ पर किया गया है, एक बिल्ली आती है। अब इस बिल्ली की परेशानी क्या है, देखिए ये जो बिल्ली है, बिल्ली आ गई, बिल्ली ने कहा, बिल्ली बोली
मुझको आया 104 बुखार। बिल्ली आई और उसने अस्पताल में आकर डॉक्टर के सामने, बंदर डॉक्टर के सामने आकर बैठ गई और बोलने लगी, मुझको काफी तेज बुखार आया है, और वो भी कितना, 104 बुखार आया है, और इतने तेज बुखार में मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी से उतार। और वो बिल्ली अपनी शिकायत लेकर बंदर के पास जाती है और कहती है, डॉक्टर साहब मुझे 104 बुखार आया है, काफी तेज बुखार आया है, आप जल्दी से इसे उतार दो, क्योंकि मुझे शिकार पर जाना है, मुझे शिकार करनी है। जब तक शिकार नहीं करूंगी तब तक पेट में कुछ नहीं जाएगा, खाना नहीं मिलेगा, इसलिए 104 बुखार आया है, इसलिए इस बुखार को जल्दी से मुझे आराम मिलना चाहिए, ऐसी कुछ दवाई दे दो। और तब ये जो बंदर डॉक्टर हैं, ये बंदर डॉक्टर इस पर क्या उपाय बताते हैं, देखिए। बंदर बोला, रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। और बंदर डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, बुखार काफी तेज आया है ना, तो यहां पर गिलोय शब्द को देखिए अधोरेखांकित किया है। गिलोय, गिलोय इसका मतलब देखिए क्या है, एक प्रकार की कड़वी बेल जिसके पत्ते दवा के काम आते हैं, इसे मराठी में गुड़बेल ऐसा भी कहा जाता है। तो ये बंदर इस बिल्ली से कहता है कि बुखार आया है, ठीक है, इस पर भी एक दवा है, जो गिलोय की पत्तियां हैं, इनको 3 बार तुम पी लेना, पानी में घोलकर इसे पी लेना, जो इसका जो काढ़ा होता है वह पी लेना, और तुम्हारा ये बुखार गायब हो जाएगा। कल से ही तुम डांस करोगी, ईना मीना डीना। और यह बंदर कहता है कि अगर तुमने इस गिलोय का रस 3 बार पी लिया तो कल से तुम डांस करोगी, नाचने लगोगी। गाना भी कौन सा, इना मीना डीना। और इस तरह से यह बंदर उसे भी आश्वस्त कर देता है कि यह उपाय जो है वह सबसे कारीगर है, एक अच्छा उपाय है कि गिलोय की वनस्पति के जो पत्ते हैं, इस बेल के पत्ते पानी में उबालो और इसको 3 बार तुम्हें लेना है, और इससे तुम्हारा बुखार गायब हो जाएगा। और ये बात बच्चों, ये बात बिल्कुल झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है, 16 आने सच हैं कि पुराने ज़माने में अगर डॉक्टर के पास हम जल्दी से पहुंच नहीं सकते थे तो लोग क्या करते थे, अपने पास में जो गिलोय की जो पत्तियां हैं, इनकी पत्तियां निकालकर अपने बच्चों को पिलाते थे, जिसके कारण यह जो बुखार था, यह बुखार कम हो जाता था। और इसीलिए यह बंदर जो कि जड़ी बूटी का अच्छा वैद्य है, वह कहता है इस बिल्ली को कि रस गिलोय का तुम 3 बार पीना, कल से तुम डांस करोगी, नाचने लगोगी, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और जो भी बुखार आया है वह बुखार गायब हो जाएगा, और तुम्हारी तबीयत फिर से अच्छी बन जाएगी, और तुम फिर से शिकार पर जा सकोगी। ऐसा एक विश्वास भी यहाँ पर बंदर उसे दे देता है। ये हुआ दूसरा बीमार जानवर। पहले भालू आया था, बाद में बिल्ली आई थी। अब देखिए इस बंदर डॉक्टर के पास कौन आता है। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ। और तभी एक लोमड़ी अस्पताल में आ गई। देखिए कितनी सुंदर लोमड़ी है। लोमड़ी दिखने में तो सुंदर होती है, लेकिन नहीं, वो बड़ी खूंखार होती हैं। और यह लोमड़ी बंदर के अस्पताल में आ गई और उसने कहा, क्या कहा, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं सुंदर दिखाई देनी चाहिए, इसलिए ऐसा कोई उपाय बताओ कि जिसके कारण मैं सबसे सुंदर दिखूं, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। ऐसा कोई उपाय, ऐसी कोई जड़ी बूटी है तो मुझे दे दो जिसके कारण मैं सबसे सुंदर दिखूं, ऐसी जड़ी बूटी मुझे चाहिए। देखिए वो कैसे देख रही है, यानी अपने आप को सुंदर बनाने के लिए भी लोग अस्पताल में जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। और बंदर के पास ऐसा ही मरीज आ गया, यह एक लोमड़ी आ गई और लोमड़ी ने कहा कि मुझे सबसे सुंदर बना दो, क्योंकि मैं सुंदर दिखाई देना चाहती हूं। और तब इस पर उपाय यह बंदर क्या देता है, देखिए। बंदर बोला, घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ। और तब बंदर कहता है, डॉक्टर हो गया है ना वो, घरेलू उपाय वह बताता है और बिल्कुल सही भी बताता है। और तब यह बंदर सलाह देता है, मशवरा देता है, इस लोमड़ी को सुंदर बनना चाहती हो ना, तो
घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, सुबह और शाम अपने चेहरे पर लगा दो, तुम बड़ी सुंदर हो जाओगी। अब यहाँ पर शब्द आया है कौन सा? घी कुंवार। घी तो आपको मालूम है, कुंवार का मतलब है ताज़ा। ताज़ा घी अपने चेहरे पर दोनों समय लगाओ और चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। और यह बंदर भी बड़ा चालाक है। बंदर कहता है चमकेगा कुंदन सा चेहरा, तुम्हारा जो चेहरा है वह चेहरा कुंदन सा। कुंदन शब्द को अधोरेखांकित किया है। कुंदन का अर्थ क्या होता है? देखिए, कुंदन का मतलब है शुद्ध और निखालिस सोना, जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। तो यहाँ पर अर्थ लेना है सुंदर और स्वच्छ। और तब यह बंदर कहता है कि घी कुंवार तुम अपने चेहरे पर लगाओ, दोनों समय लगाओ, इससे क्या होगा? तुम्हारा चेहरा चमकेगा। कैसे? कुंदन सा। कुंदन यानी शुद्ध और निखालिस सोना, और इसका अर्थ यहाँ पर लेना है सुंदर और स्वच्छ। तुम्हारा चेहरा सुंदर और स्वच्छ की तरह चमकेगा, लेकिन फीस जो है वो फीस मुझे दे जाओ। अभी देनी है फीस, क्योंकि लोमड़ी पर विश्वास नहीं रखता वह। भालू को उसने कहा कि जब तुम्हें अच्छा लगेगा तब तुम फीस दे सकते हो। बिल्ली को भी ऐसा ही कहा कि फीस बाद में दो। लेकिन यहाँ पर लोमड़ी जो धूर्त होती है, चालाक होती है, दूसरों को ठगने में भी काफ़ी माहिर होती है। इसलिए बंदर कहता है कि अपने चेहरे पर घी को ताज़ा घी लगाओ, दोनों समय लगाओ, और तुम्हारा चेहरा सोने की तरह चमकने लगेगा, दमकने लगेगा, स्वच्छ हो जाएगा। लेकिन इसकी फीस मुझे अभी देनी है। और इस तरह से यह बंदर इस लोमड़ी पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। और देखिए यहाँ पर आगे क्या होता है। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता। और इस तरह से उसने जो उपाय बताए थे, यह उपाय मरीजों पर काफ़ी अच्छी तरह से लागू हो गए। जो जो मरीज आए उनकी सारी परेशानियां दूर हुई। भालू आया था, सर्दी जुकाम खांसी हुई है, वो गायब हो गई। बिल्ली आई थी, काफ़ी तेज़ बुखार आया था, उसको भी उसने उपाय दिया। और इस तरह से लोमड़ी भी आ गई। लोमड़ी ने कहा कि मैं सुंदर बनना चाहती हूँ, तो उसको भी उपाय बता दिया। सब ने ये उपाय किए, उनको इसका फ़ायदा काफ़ी अच्छा नज़र आया। और इस तरह से पूरे जंगल में ये जो डॉक्टर बंदर के बारे में जो बात है वह प्रसिद्ध हो गई कि अरे वाह, काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, जड़ी बूटियों को बड़ी अच्छी तरह से देते हैं। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। और यह बंदर भी क्या हो गया, डॉक्टर होने के बाद जंगल के बारे में जानकारी उसको थी। तो जंगल शब्द आया है। जंगल शब्द का अर्थ अपने इस शब्दकोश में देखना है। एक शब्दकोश में दिया है जंगल यानी जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जो प्राकृतिक वातावरण से संपन्न होता है। ऐसे जंगल में वह बंदर जाता था और वहाँ से अनेक प्रकार की जो काफ़ी अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं उन्हें लेकर वह आता और मरीजों को देने का काम उसने शुरू किया। और इस तरह से कुछ ही दिनों में वह जंगल में प्रसिद्ध हो गया। किसी भी जानवर को अगर कोई परेशानी होती थी तो वो सबसे पहले इस बंदर डॉक्टर के पास आता था और उनकी राय लेता था। और इस तरह से यह जो बंदर का जो अस्पताल है वह अच्छी तरह से चल निकला, यानी अच्छी तरह से उसकी कमाई होने लगी। और अब वह मौज मस्ती में रहता है, बड़े आनंद से, बड़े खुशी से वह रहता है। लेकिन एक काम वह करता है, जंगल में वह जाकर अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ लेकर आता है। ऐसा यह बंदर का धंधा। और इस बंदर के धंधे में यह बंदर उसे सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि उसे जड़ी बूटियों के बारे में काफ़ी अच्छा ज्ञान है। तो यह एक बड़ी सुंदर कविता है। इस सुंदर कविता का गायन आप अपने बच्चों से करवा लीजिए और इस पर आधारित अनेक प्रकार की कृतियाँ भी हम दे सकते हैं। ज़रूर इन कृतियों से अवगत कीजिए। हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। मैं हूँ विनायक बगाड़े और यहाँ पर आपने 7वीं कक्षा का 5वां पाठ देखा जिसका नाम है बंदर का धंधा। फिर से हम उपस्थित होंगे एक नई कक्षा में एक नए पाठ को लेकर। तब तक धन्यवाद। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। हाँ, तो काफ़ी मज़ा आया ना दोस्तों। तो यह कविता अगर आप फिर से देखना चाहते हो तो यहाँ पर जो YouTube लिंक दी है इस पर क्लिक कीजिए और इस कविता का आनंद उठाइए, इस गीत का आनंद उठाइए। तो देखिए, यह पूरा गीत देखने के बाद
इस पर कुछ कृतियां दी गई हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे ऊपरयुक्त परिच्छेद में से पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंगी शब्द ढूंढकर निम्नलिखित सूची में लिखो। तो यहाँ पर देखिए पुल्लिंग शब्द उनकी सूची बनानी है और स्त्रीलिंग शब्द जो उस कविता में आए हुए हैं उनकी सूची अलग बनानी है। तो पुल्लिंग में देखिए बंदर, आला, भालू ये पुल्लिंग शब्द हैं और स्त्रीलिंग में कुर्सी, खांसी और तुलसी यह स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इस तरह से इसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखकर रखने हैं। आओ अभ्यास करें, पहचानो और लिखो। अगली कृति दी है, पहचानना है और लिखना है। जैसे कि बीच में देखिए क्या दिया है, बीच में दिया है लिंग पहचानो और अलग अलग शब्द दिए हैं और उसके सामने चौखट है। तो हमें क्या करना है, वह शब्द किस लिंग का है उसका उल्लेख यहाँ पर करना है चौखट में। जैसे कि बालक, बालक यह शब्द पुल्लिंग है। अगला शब्द है महीना, महीना शब्द पुल्लिंग है। अगला शब्द है तोता जो कि पुल्लिंग है। ऊंट अगला शब्द जो कि पुल्लिंग है। और यहाँ पर देखिए कोयल, कोयल यह शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग लिखा गया है। और गुड़िया यह शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग लिखा है। तो इस तरह इस कृति के उत्तर आपको अपनी कॉपी में यह आकृति तैयार करके लिखने हैं। आगे देखते हैं, आओ सृजन करें। इसमें देखिए प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके लिखो। वाक्य शुद्ध करके लिखना है। शुद्ध करके लिखना इसका मतलब उस वाक्य में गलतियां हुई हैं, लिंग इस घटक को लेकर इसमें गलतियां हुई हैं, इन गलतियों को सुधार कर हमें वाक्य में योग्य परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले देखिए पहला वाक्य, उसकी आंख लाल हो गया। ये वाक्य खटकता है, गलत है हिंदी भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से। तो इसे शुद्ध करके लिखना है, उसकी आंख लाल हो गई, क्योंकि आंख यह शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। तो यह वाक्य शुद्ध करके उसकी आंख लाल हो गई ऐसे लिखना है। इसके बाद दूसरा वाक्य देखिए, मोहन स्कूल में जाती है। मोहन यह शब्द यह पुल्लिंग शब्द है जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, लेकिन यहाँ पर वाक्य रचना गलत हुई है, अशुद्ध है। तो उसे शुद्ध करके हम यहाँ पर लिखेंगे, मोहन स्कूल जाता है। या इसके लिए दूसरा वाक्य अथवा भी होता है, मोहन स्कूल में जाता है। यह भी वाक्य सही है। दोनों में से कोई भी एक वाक्य आप लिख सकते हो। तीसरा वाक्य, नदी सागर से मिलता है। नदी यह शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं, और इसीलिए वाक्य होना चाहिए नदी सागर से मिलती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो वाक्यों में गलतियाँ हुई हैं, इन गलतियों को हमें सुधारना है। और अंत में देखिए पूरक साहित्य स्रोत, यानी यह जो कृतियाँ हम करने वाले हैं इसके लिए पूरक साहित्य कौन सा है, तो कक्षा 8वीं के पाठ्य पुस्तक का उपयोग करो। जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 8वीं की उसका हमें यहाँ पर पूरक साहित्य के रूप में प्रयोग करना है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो पाठ हैं, ये जो कृतियाँ दी गई हैं, इसे हम देखते हैं और देखने के बाद इसको हम अपनी कॉपी में लिखेंगे और यह कॉपी जांचने के लिए अपने स्कूल के अध्यापक के पास हम उसे दिखाना है, जांचना है, क्योंकि इस साल का मूल्यमापन शायद इसी पर होने वाला है। इसलिए इसे ठीक तरह से अपनी कॉपी में लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते हैं।